फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पहले की क्लासेस में हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर व्यंजन कितने होते हैं। स्वर होते हैं 9 और व्यंजन होते हैं 33। फिर हमने पढ़ा कि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है। आज हम ये देखेंगे कि पाणिनि के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, पाणिनीय व्यंजन, तो पाणिनि के अनुसार व्यंजनों की संख्या होती है 42। कितनी होती है? 42 होती है। ये देखिए, पाणिनि के अनुसार व्यंजनों की संख्या है 42। अब इन 42 वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। तो सबसे पहले है स्पर्श वर्ण। कौन से वर्ण? स्पर्श वर्ण। ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने हैं? 25। अब इन स्पर्श वर्णों को ही उदित वर्ण भी कह देते हैं। उदित वर्ण भी कह देते हैं क्योंकि स्पर्श वर्णों में कु, चू, टू, तू, पू ये वर्ण आते हैं और इनमें उकार की इत संज्ञा हो जाती है, इसीलिए इत उ। तो उदित उकार की क्या हुई है? यहाँ पर इत संज्ञा हुई है, इसलिए इन्हें उदित वर्ण भी कह देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। उसको अगर वो पूछ ले उदित वर्ण कितने होते हैं, तो भी कितने होते हैं? 25 ही हैं। यही स्पर्श वर्ण कह दो या उदित वर्ण कह दो, बात एक ही है। अब देखिए, इसमें आ जाता है पू में कै वर्ग क, ख, ग, घ है। क, ख, ग, घ आ जाएगा। च, छ, ज, झ यहाँ आ जाएगा। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये 5-5 करके 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। इस तरह से कितने हो गए? कुल 25 वर्ण हो गए। तो 25 तो स्पर्श वर्ण आ जाते हैं। फिर इसमें आ जाते हैं दूसरे नंबर, देखिए, याद्य यानी ये आदि। अब ये आदि में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कुल है याद्य में आ जाते हैं 8 वर्ण। कितने आ जाते हैं? 8 वर्ण। अब ये 8 वर्ण कैसे हुए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, 4 तो ये हो गए य, र, ल, व। कितने हुए? 1 2 3 4। इन्हें अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। और ये देखिए नीचे श, श, स, ह, इन्हें कहते हैं ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण कहते हैं? ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण भी कितने होते हैं? 4। देखिए फ्रेंड्स, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ऊष्म वर्ण कौन से है और अंतस्थ। हम गड़बड़ कर देते हैं कि ऊष्म कौन सा है और अंतस्थ कौन सा है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो य, र, ल, व है वो तो है अंतस्थ। अब देखिए, लव मीन्स क्या होता है? प्रेम। तो प्रेम तो हमारे अंतःकरण से ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं इस चीज़ को कि य, र, ल, व तो है अंतस्थ वर्ण और श, श, स, ह है ऊष्म वर्ण। और इस तरह से ये 4 और ये 4 मिला के हुए 8। तो याद्य वर्ण कितने हो गए? 8। फिर वो कह रहे हैं और इसमें कौन से वर्ण शामिल हैं जो व्यंजन में आते हैं? तो यमः। यमः में 4 वर्ण शामिल हैं। कू, खू, गू, घू। ये हम इसका प्रयोग नहीं होता इतना व्यवहारिक। तो कू, खू, गू, घू कितने हैं? 4 वर्ण। तो यम वर्ण कितने हुए? 4। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यम वर्ण कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और लास्ट में है अन्य। तो अन्य में कौन सा आ जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार जैसे कि हमारा कोई शब्द लिख देते हैं, ऊपर जो बिंदी लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा ये लिख दिया क। कंगन करते हैं ना, तो कै के ऊपर जो बिंदी है ये इसी को बोलते हैं अनुस्वार। इसको बोलते हैं अनुस्वार। मैंने दिखाने के लिए नीचे लाइन खींची थी। तो ये हो गया, एक अनुस्वार हो गया। और विसर्ग इनको 2 बिंदुओं से दिखाते हैं। जैसे मैं कोई वर्ड लिखती हूँ, जैसे कै लिखा और कै के पीछे मैंने विसर्ग लिख दिया, तो कह ऐसे पढ़ते हैं इसको, सह ऐसे। तो विसर्ग, तो एक विसर्ग हो गया, एक अनुस्वार हो गया। जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य में अर्ध विसर्ग का चिन्ह आता है। ये देखिए, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है। जो ये है, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है। ये कै और ख के आगे अगर अर्ध विसर्ग का चिन्ह हो तो जिह्वा मूल्य कहलाता है। और अगर उपध्यमान्य, ये भी एक वर्ण होता है, अगर पै और फै के आगे ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह हो तो इसे उपध्यमान्य बोलते हैं। और 5वां है दुस्पष्ट, ळ, काल। तो ये जो दुस्पष्ट वर्ण है, एक ये है। तो इस तरह से 1 2 3 उपध्यमानीय 4 और दुस्पष्ट 5। तो अन्य वर्णों में कितने हो गए? 5। अब हम इनका टोटल करेंगे तो देखिए, 25 स्पर्श वर्ण हुए, 8 ये हुए याद्य, 25 और 8 33 और 4 हो गए यमा,
37, 33 4 37 और अन्य में आगे 5 तो 37 5 42। तो कुल व्यंजन पाणिनि के अनुसार कुल व्यंजन कितने हैं? 42। फ्रेंड्स मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इसको बार बार अभ्यास कीजिए। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बना रही कि जिन बच्चों को संस्कृत नहीं आती है वो भी आराम से संस्कृत रीड के लिए तैयार कर सकें, और संस्कृत ही है जो आपकी मेरिट बनाएगा। तो मैं आपको फिर एक बार कहना चाहूँगी कि भाषा में हिंदी के साथ संस्कृत शब्द लेंगे तो आपकी मेरिट अच्छी बनेगी और आपके लिए लाभदायक रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर जो भी वीडियो मैं बनाऊँगी वो अपने आप आपको मैसेज मिल जाएगा उसका, और आप उसे पढ़ सकेंगे। तो मेरी ये कोशिश है, एक प्रयास है मेरा कि लॉकडाउन में अगर आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं तो संस्कृत जैसा विषय हर कोई नहीं पढ़ाता, तो मैं घर पर ही आपकी तैयारी करूं। मैं एक अध्यापिका हूं, सरकारी अध्यापिका हूं, और मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मेरा SST और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन क्योंकि मुझे गृह जिला SST से मिल गया तो मैंने SST से ज्वाइन कर लिया। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप संस्कृत भाषा का ही चयन करें, चाहे आप SST के स्टूडेंट हों या किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, तो संस्कृत आपकी मेरिट बनाने में आपका के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।